आप कैसे देखते हैं कि प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि अपने घरों में जो सब्जी काटने वाले उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक सम्मानित सांसद हैं और कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वो भी भारत के माने सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य इस तरह की असामाजिक भाषाओं का इस्तेमाल करे तो आपत्तिजनक तो है ही। लेकिन इसको इस दो दो दृष्टि से हम लोग देखते हैं। पहली दृष्टि ये है कि या तो ऐसे मुद्दों को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया जाए और दूसरा मामला ये है कि इसको गंभीरता से लिया जाए, लेकिन गंभीरता से लेकर क्या करेंगे? जिस सरकार के मुखिया हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी माफ़ किया है, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर माफ़ नहीं किए होते, दल में रहती नहीं, निकाल दिया गया होता। भोपाल की जनता ने वोट दे दिया, वो विजयी हुई। अब उसको ईवीएम का मामला कहेंगे, भाजपा का मामला कहेंगे या जनता की सोच कहेंगे, दोनों मामला है। सोचने का ये है कि जनता के सामने अनेकों विकल्प होने के बावजूद भी यदि इस तरह की प्रत्याशियों को वोट दिया जाता है, तो ये आम जनों के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों की संख्या क्या भारत में बढ़ रही है, जो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच रखने वालों को भी वोट दे देते हैं और उसे विजय तक पहुंचा देते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान की पूजा करने की बात कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और संविधान के प्रति आस्था हमेशा प्रकट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे असंवैधानिक व्यवहार करने वाले सांसदों को अगर झेलते रहेंगे, जिसने एक बार आपको याद होगा राष्ट्रपिता के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपको ये भी याद होगा कि हेमंत करकरे के विषय में कहा था कि शराब हम मेरे शराब से वो कुछ हुआ जो घटना हुआ, जबकि हेमंत करकरे एक बहादुर जवान थे जो देश में के लिए मतलब लड़ते हुए आतंकवादियों को पकड़ने में दुर्घटनावश उनकी शहादत हुई। तो वैसे जवानों को तो हम लोग सलाम करते हैं, वैसे जवानों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे जवानों को हम लोग याद करते हैं अच्छे नामों से। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा था कि हमारी शराब से माने उसकी मृत्यु हुई। बहुत सारे ऐसे बयान हैं, 1-2 बयान नहीं है कि हम उनको गिनाएँ आपको कि उसने छुरी और चाकू क्यों कहा और तलवार क्यों किया। लेकिन एक बात और आप जानिए, जिस विपक्ष को आप कहते हैं कि 2024 का ये नेतृत्व करता है, यानी कि कांग्रेस, उसके शासनकाल में भी परवीन तोगाड़िया जी ने त्रिशूल बाँटा था। खुलेआम गांव-गांव जाकर बांटा जा रहा था। ये परंपरा बहुत पुरानी है और इसका इलाज भी इत्मीनान से होना था, जो कांग्रेस भी विफल रही उस इलाज में। अब भारतीय जनता पार्टी भी विफल दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप कहते हैं, हम भी कहते हैं कि उसकी मानसिकता ऐसी है, वो आरएसएस के इशारे पर चलती है, वो तोड़ने वाली है, या कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी जब इस तरह की घटनाएं घटी, तो किस पर आरोप लगाएंगे आप? ये भी एक गंभीर विषय है। देश के लोग जब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, तो कांग्रेस को इतना क्लीन चिट देते हैं जैसे गंगा स्नान करके कांग्रेस जो है वो आ चुकी है। ऐसा नहीं है साहब। कांग्रेस के शासनकाल में जितनी घटनाएं घटी हैं, उसे अगर आप भुला देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को मुजरिम करार नहीं दे पाएंगे। तुलना यदि करेंगे, तुलनात्मक अगर बात करते हैं, तो भाजपा कांग्रेस को दो नजर से आप नहीं देख सकते हैं। आज चक्कू और छुरी रखो या तलवार बांटो अभियान चलाया जा रहा, कल भी त्रिशूल बांटो अभियान चलाया जा रहा था। 1980 के दशक से लगातार मुल्लाओं के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये नारे चले हैं, देश में खूब चले हैं, दबा के लगाए गए हैं। सरकारें तब भी थी ना भाई, लोकतंत्र तब भी था, चुनाव तब भी था, वोटिंग तब भी थे, भाषण तब भी थे, नेता तब भी थे। क्यों खामोश रहे? क्यों आपने ऐसा वातावरण बनने दिया? क्यों आपने देश में ऐसा माहौल बनने दिया? कौन है जो इसके पोषक हैं? इस तरह के तत्वों, इस तरह के प्राणियों को आप बल कौन प्रदान करता? केवल भाजपा, केवल आरएसएस, केवल 2014 ना। ये कहने वाला कहीं ऐसा है मेरी नजर में, जैसे वो अपनी ऐब को छुपा रहा हो। पुरानी मिठाई, बासी मिठाई पर सोने और चांदी का तबक लगाकर, तबक समझते हैं ना, वो जो बर्क लगाया जाता, वो कवर लगाकर मार्केट में बेचना मतलब है ठगना। कांग्रेस इस समय वही काम कर रही है। पुरानी वो मिठाइयों को
सोने का तबक लगाकर मार्केट में आ रही भारत जोड़ो, भारत छोड़ो। अरे जोड़ो तोड़ो से नहीं होगा। पहले पुरानी कामों पर आप सोचो कि 84 में जो कुछ हुआ को आपके रहते हुए आपने उसके लिए कभी आत्म-मंथन किया? आपने बैठक में ये पूछा कि क्यों हो गया? और हुआ तो गलती हुई, सार्वजनिक गलती आपने मानी। जो अयोध्या मुद्दे पर 70 साल तक देश को आपने उलझाया, राम मंदिर ही बनना था, तो क्यों नहीं 1949 में ही बन जाता? मुद्दा ही खत्म हो जाता। कांग्रेस ने पहले ताला लगाया, फिर ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास करवाया, फिर मस्जिद तोड़वाया, किस्तों में देश में माहौल को खराब करवाया। आप कांग्रेस को कैसे क्लीन चिट दे देंगे? बताइए जरा हमको। इसी तरह से आप दंगे की बात करते हैं, आज मॉब लिंचिंग पर हल्ला हंगामा करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े दंगे देश में हुए साहब, छोटे-मोटे नहीं, बड़े-बड़े। हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, भागलपुर, मुंबई, कोई शहर, कोई राज्य कभी अछूता नहीं रहा इन चीजों से और बड़े दंगे हुए। अब आखिरी बात मैं कहता हूँ दर्शकों के लिए, 2002 में गुजरात में दंगे हुए। आप मोदी जी और अमित शाह जी को कहते हैं ना कि विलेन थे दोनों, इन लोगों के सत्ता में रहते हुआ था। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी और 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल। 10 साल में आपने ईडी, सीबीआई और तमाम जो इन्फोर्समेंट है, तमाम जो आपकी एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल करके उन 2002 के दंगाइयों, बलवाइयों को आपने पकड़ा क्या? आप आरोप लगाते हैं कि मोदी देश का माहौल खराब कर रहा है, तो आपको जो 10 साल का अवसर मिला था, तो आपने मोदी जी को क्यों नहीं पकड़ा? अमित शाह जी को क्यों नहीं पकड़ा? उन्हें जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाला? उन्हें इस लायक कैसे छोड़ दिया कि वो प्रधानमंत्री तक बन गए और गृह मंत्री तक बन गए? ये सवाल तो कांग्रेस से किया जाना चाहिए ना। आप कांग्रेस की तमाम उन कमियों को छोड़ते चले जाएंगे, तो भाजपा का भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, विपक्ष कांग्रेस को छोड़कर 2024 में जब तक कांग्रेस को छोड़कर या कांग्रेस को पीछे की लाइन में लेकर, पीछे की लाइन, नेतृत्व नहीं, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होगा 2024 में, तो किसी भी कीमत पर आप मोदी जी को नहीं हरा सकते हैं। और कांग्रेस को अगर आप सेकुलर मानेंगे, तो किसी भी कीमत पर आप न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अकेली प्राणी नहीं है। इस तरह की कई लोग, इस तरह के कई लोग, कई नेता, कई संगठन के अगुवा लगातार इस तरह का जहर फैला रहे हैं समाज में, और लगा फैला भी रहे हैं और वो नेता हीरो भी बन रहे हैं। लेकिन लेकिन सर क्या अभी मौजूदा जो दौर चल रहा है, जैसे इन्होंने बयान दिया है, बार-बार देती है प्रज्ञा सिंह, तो क्या लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ? कोई एक्श आम आदमी कोई और कहता है तो फौरन उसको उठा के एक्शन नहीं, 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 एक्शन पहले भी नहीं लिया जाता था साहब। आप जब इतिहास के पन्ने को उल्टेंगे, पहले भी इस तरह के लोगों को, ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि जो बापू को गाली दे वो हीरो, जो सुभाष चंद्र बोस को गाली दे वो हीरो, जो क्या कहते हैं खुदीराम बोस को गाली दे वो हीरो, जो हमारे यहाँ, जो हमारे लोगों ने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया, जो हमारे महापुरुष हैं, आइडियल हैं हमारे लिए, उनको अपमानित करे, वो समाज में हीरो बन जाए। किसी धर्म को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम पर टिप्पणी कर दे वो हीरो, कोई नबी पर टिप्पणी कर दे वो हीरो। ये परंपरा भी तो देश में बंद होनी चाहिए, लेकिन हो तो यही रहा है अभी। लगातार आप पिछले 2-3 दशकों से देखें, ऐसे लोग विधायक और सांसद चुन लिए जा रहे हैं, ऐसे लोग मंत्री बना दिए जा रहे हैं, तो हम क्या करें? दुर्भाग्य है देश के लोगों से, यही आज भी मैं विनती करता हूँ आप जैसे चैनल वालों के माध्यम से, कि एक सोच आपको बदलनी होगी। कोई कहीं नहीं जा रहा। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान भेज देंगे और कब्रिस्तान भेज देंगे, कोई कहीं न जा रहा है, न जाएगा, सब यहीं रहेगा। बेहतर है देश में मिल-जुल कर रहेंगे, एक परिवार अगर मिलकर रहता है तो वो विकास करता है, वो तरक्की करता है, वो आगे बढ़ता है, वो दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम होता है। परिवार बिखरता है तो कहावत है गाँव में घर फूटे और गँवार लूटे। तो भारत की स्थिति ऐसी नहीं हो कि हम भाई आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़े। कौन आपको रोक रहा? आप अपने धर्म पर रहिए, हम अपने धर्म पर रहें। आप अपनी आस्था, आपको मुबारक, हमारी आस्था हमको मुबारक। कोई नास्तिक भी हमारे यहाँ है तो उसको भी नहीं रहने देंगे क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करते हैं। को बहुत सारे लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, आदिवासी हमारे यहाँ सब न है भाई। जी सर, जैसे अभी देख रहे हैं कि सरकार कुछ कानून लाने वाली है और ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए कोरोना का बहाना है, या जो ये छुट्टियां तेज करने वाली बात है। जैसे एक नियंत्रण कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
ये लेबर चार चार लेबर हाँ, कोड आ रहा है, तो आपको देखिए लगता है ये ध्यान भटकाने की जो लेबर कोड है वो पहले उसमें कई बार संशोधन हुआ है, उसका विरोध जो मजदूर संगठन है वो कर रहे हैं। अब तो आरएसएस के अधीनस्थ जो मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ, वो भी विरोध कर रही है और तमाम मजदूर संगठन कर रहे हैं। मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आपने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात की। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर देश को कन्फ्यूज़ किया जा रहा। कहा ये जा रहा है कि इससे मुसलमान को हम काबू में कर लेंगे, उनकी जो स्वतंत्रता है वो छीन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मसवदा क्या है? देश को बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए। अगर वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पास हो जाएगा, तो क्या होगा? ये भी तो बताइए। अगर नहीं बताएँगे तो कैसे समझ में आएगा? केवल ये कहेंगे कि अब्दुल को हम टाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। यूनिफ़ॉर्म का सिविल कोड पर जब आप पूछेंगे उन समर्थकों से, तो वो कहेंगे कि नहीं एक देश है, एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक देश, एक कानून की बात 370 में भी की जा रही थी। 371 पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज आप पत्रकार लोग हैं, आपको पता है देश में 371 भी है कई राज्यों में और 371 जहाँ है, वहाँ भी आप शादी-ब्याह, ज़मीन, होटल व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वहाँ के नागरिक नहीं हो सकते हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम ये तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसमें 371 है। देश में चर्चा ही नहीं इस पर हो रही है। तो हम तो कहते हैं एक देश एक कानून हो, 70 भी हटे, 71 भी हटे, अलग-अलग क्यों रहेगा भाई? सब राज्य को एक जैसा हो। इसी तरह से आप ये बताइए रोड पर चलते हैं, रेड लाइट जंप हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, चालान एक ही जैसा होगा ना कि अलग होगा क्या? कोई अगर ड्राइवरी लाइसेंस न दिखाएगा तो एक ही जैसा होगा, बेग विदाउट हेलमेट जाएगा एक ही जैसा होगा, अपराध कुछ भी करेगा, क्राइम कुछ भी करेगा, एक ही जैसा उसको सज़ा अच्छा सर मिलेगा। अब जैसे आ जाइए निजी, जिसको पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं आप, पर्सनल कानून में इंटरफेयर जो, शादी-ब्याह के मामले में। शादी-ब्याह के मामले में आप एक जैसा कानून बना देंगे, जैसे कोर्ट में विवाह के लिए जाते हैं, एक लड़का होता है, लड़का एक लड़की होती है, 2 गवाह होता है, 1 वकील होता है, यही तो होता है ना? जज साहब के सामने लिख पढ़ के बता दिया जी, कबूल है, यस और नो, साइन कीजिए, चले जाइए। हम लोगों के यहाँ निकाह ऐसे ही होता है। बात समझ रहे हैं ना? हम लोगों के यहाँ निकाह जो होता है वो सिर्फ़ लड़का-लड़की काज़ी आपने सुना होगा कि लड़का-लड़की राज़ी तो क्या करेगा काज़ी वाला कहावत। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से तो हिंदू धर्म का नुकसान होगा। अग्नि कहाँ से लाइएगा? 7 फेरे कहाँ से कीजिएगा? एक जैसा कानून चाहिए ना भाई। तो शादी एक तरह की होगी ना, तलाक भी एक तरह का होगा, सारे मामले एक तरह के होंगे। तो सारे मामले जब सबके एक तरह के होंगे, तो क्या आप हमको अग्नि पे फेरे लगाने के लिए बाध्य करेंगे? या फिर जो कानून भारत का है कि लड़का-लड़की और वकील और यस, मुझे पसंद है इतनी ही बात, तो ये तो इस्लाम में पहले से है, कि लड़का-लड़की और वकील पूछा आपको कबूल आपने फ़िल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, ये निकाह आपको कबूल है? बोला हाँ जी कबूल है, हो गया। लेकिन हिंदू धर्म में तो भाई बहुत लंबा पूरी रात कितने पाठ होंगे, वो फेरे लगेंगे, वरमाला होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड तो यहाँ क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा आदिवासियों के खिलाफ है। उनके यहाँ तो और लंबी तो परंपरा है। सर सरकार की उनके क्या अब आप आइए यूनिफ़ॉर्म अगर एक जैसा ही करना चाहते हैं, एक जैसा प्लेट क्यों नहीं कर देते हैं? पूरे देश का खाना एक जैसा कर दीजिए। एक आदमी 5 स्टार होटल में खा रहा है, एक आदमी जो है कचरा पे फेंका हुआ रोटी चुन के खा रहा है। बड़े यूनिफ़ॉर्म का शौक है आपको, एक जैसा फ्लाइट कर दीजिए। यूनिफ़ॉर्म सिलेट कोड, यूनिफ़ॉर्म फ्लाइट कोड, एक जैसा घर कर दीजिए। एक आदमी का घर ऐसा है जिसके यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है और उड़ता है। एक आदमी झुग्गी में रह रहा, मच्छर कटवा रहा, नाले के पास पन्नी तान के रह रहा। यूनिफ़ॉर्म प्लेट कोड कर दीजिए, एक जैसा खाना सबका कर दीजिए। यूनिफ़ॉर्म सिलेट मैं कहता हूँ सबसे शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्या एक जैसी शिक्षा है क्या भारत में? एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चे एसी कार में जाते हैं, एसी स्कूल होता है और हाई-फाई टीचर होते हैं और एक ऐसा स्कूल है जहाँ ज़मीन में झाड़ू लगा के बच्चे पढ़ते हैं, बैठते हैं। ये क्या मामला? ये तमाशा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए इन मुद्दों को तो हम मुद्दा मानते हैं, नॉन इश्यूज़ हैं जिस पर देश को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सर ये सरकार जो कह रही है ये आप बता रहे हैं कि समस्या आने वाली है अलग-अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो सरकार की मंशा क्या है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को कुछ लाने के लिए? मंशा नहीं, वोट चाहिए, पोलराइज़ करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है। उल्लू बनाएँग, बड़ा मज़ा आएँग सुने थे कोई आता था ना? तो ये ऐसे ही चलता, बंद कमरे में लोग ताली बजाते। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा जिसमें राष्ट्रीय तबला मनोज तिवारी जी भी थे और एक अभी भाजपा के वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं राज्यसभा में, सुधांशु त्रिवेदी जी और कई लोग दिख रहे थे। उसमें अंदर खाने वो लोग गा रहे थे, नोटबंदी का याद है ना? हाँ, देशभक्त खड़े हैं लाइन में, वो जो धुन में पढ़ रहे थे याद आया ना आपको? तो बंद कमरे में आज भी इन लोग गप करते हैं कि अच्छा खासा मूर्ख बनाया हमने, इस बार यूनिफ़ॉर्म पे बनाएँगे, इस बार फलाँ पर बनाएँगे, बनाएँगे ही। बस यही है, उल्लू बनाएँगे और बड़ा मज़ा आएँगे, यही चल रहा खेल। खेल जब समझेंगे, पढ़ना लिखना चाहिए और ये पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं। अच्छा सरवर जी आपने कहा कि जैसे आज माहौल है देश के अंदर बीजेपी पे तमाम कहा जाता है लिंचिंग होती है इस राज्य के अंदर आपने बताया कि कांग्रेस जब थी तब भी ये सब चल रहा था
तो ज्यादा कट्टर हिंदूवादी किसको देखते हैं आप, जो सरकार है? देखिए बीजेपी या मैं कांग्रेस? मैं बीजेपी को कांग्रेस से अच्छा मानता हूँ। अच्छी है। हाँ, सॉफ्ट चीज़ जो है ना, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, बायोलॉजी वगैरह, सॉफ्ट जो होता है, वो बड़ा डेंजर चीज़ होता है। सॉफ्ट जो है वो डेंजर चीज़ है, हार्ड होना चाहिए। देशभक्त भी होइए, देश प्रेमी भी होइए और धार्मिक भी होइए। क जो शुद्ध धार्मिक होगा ना, वो गलत नहीं करेगा। टाइम का है ना, वो 60 साल ये राज सॉफ्ट करा, सॉफ्ट ये 10 हिंदुत्व साल राज बोलते हैं। कर रहे नहीं, नहीं 60 साल में बड़ी लंबी कहानी है। 8 साल को 60 साल से डिवाइड करके भी निकालेंगे तब भी कांग्रेस के खाते में ज़्यादा जुर्म जा रहा है। ये बात मैं कह रहा हूँ। पूरा डिवाइड करके हमने देख लिया कैलकुलेट करके। इसलिए कांग्रेस ये सॉफ्ट हिंदुत्व का चाल जो चल रही है ना, इससे इसको निकलना होगा। या तो सेकुलर सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, ये मेरा संदेश है। आप अकेले बोल रहे हैं, बाकी सब सारे मौलाना बोलते हैं, मौलाना की मजबूरी है, उनके दिमाग में ये डाल दिया, जैसे हिंदुओं को दिमाग में डाल दिया गया है कि मियाँ को यही टाइट करेंगे, वैसे मियाँ के दिमाग में डाल दिया है कि मियाँ को इससे मुक्ति पानी पड़ेगी। मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि ताड़ से गिरकर खजूर पर मत अटको और भाजपा के चक्कर में कांग्रेस को नहीं लाना है। हम जब लाएंगे तो ठोक बजाकर लाएंगे, वो तीसरे मोर्चे को लाएंगे, तीसरा पक्ष होगा। अगर प्रधानमंत्री बनवाना है तो नीतीश कुमार को लाइए, प्रधानमंत्री बनवाना है तो और भी लीडर है हमारे पास, स्टालिन है। इस तरह के नेता जिन्होंने काम करके दिखाया है पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो परखे हुए जांचे हुए हैं, वो लीडर चाहिए। सरवर साहब, अभी जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने अभी बयान दिया कि चाकू तेज कर लिए जाएं, उसके अगले दिन ही गुजरात में एक बीएसएफ जवान की बेटी के साथ अश्लील वीडियो बनाता है 15 साल का युवक। तो उसके बाद जो है उसके घर वाले उस बीएसएफ जवान को तलवार चाकू या फरसा घर से निकाल के मार देते हैं। तो ये उसी का अंजाम समझा जाए? नहीं, सरकार को तो ये देखना ही पड़ेगा, जिस तरह से लव जिहाद और ये सब बोलकर उलझाया जा रहा है। और देखिए प्यार जो है नेचुरल चीज़ है, किसी का किसी से हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये गाना आपने सुना होगा, ये हो जाता है। हिंदू से भी हो सकता है, मुस्लिम से भी हो सकता है, सिख से भी हो सकता है, ईसाई भी से हो सकता है, गोरे से भी हो सकता है, काले से भी हो सकता है। इसके लिए कोई शर्तें नहीं है। लेकिन आज पूरे देश को उलझाया गया है कि भाई लव जिहाद निकालो, इसको सीधा करना होगा, इसके लिए भी हथियार उठाना पड़ेगा। बात-बात पर हमारे देश में पुलिस है, सेना है, कानून है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं। ऊपर वाला का करम है कि क्या नहीं है हमारे देश में, तो हम क्यों लाठी उठाएँगे, हम क्यों तलवार उठाएँगे? तो हमारे पुलिस वाले भाई साहब क्या करेंगे? हम ही सब काम करेंगे। उनको लॉ एंड ऑर्डर उनको दिया गया ना ड्यूटी। लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया पुलिस और इस तरह के तंत्रों में भी देखा जा रहा है। देखिए, जब राजनेताओं में रहेगा तो राजनेताओं के प्रभाव में तो पुलिस प्रशासन चलती ही है। इसलिए वो आरोप भी निरस्त नहीं किया जा सकता, उस आरोप को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर राजनेता दुरुस्त हो जाएँगे तो सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।